नमस्कार दोस्तों, आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश नागर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है, हमने मध्य प्रदेश पटवारी के संबंध में पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत यहां पर की है। इस लेक्चर सीरीज में लास्ट में हमने पंचायती राज की क्लासेस से शुरुआत की थी, जिसमें भारत में पंचायती राज को किस तरह से शुरू किया गया इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हमारी हुई थी। आज हम देखेंगे कि आखिर भारत में पंचायती राज का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से इसे कानूनी और संवैधानिक रूप या अमली जामा अंततः पहनाया गया, इसके ऊपर हमारी आज की ये चर्चा रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस तरह से हुई। तो आज़ादी के संदर्भ में जब हमने संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्माण के क्रम में हमने नीति निर्देशक तत्वों वाले पोर्शन में भाग में अर्थात भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने का प्रावधान किया, जिसमें हमने यह प्रावधान किया कि राज्य अपने स्तर पर पंचायतों की स्थापना करेंगे तथा उन्हें ऐसी शक्ति और प्राधिकार देंगे जिससे वो स्वायत्तता के साथ कार्य कर सके। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि चूंकि ये जो अनुच्छेद 40 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज की स्थापना के संबंध में, ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था। इस तरह से ये जो नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनता है हमारा अनुच्छेद 40, इस कारण से इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया, या यूं कह दें कि भाग 4 में होने के कारण से पंचायतों की स्थापना करना राज्यों के लिए बाध्यकारी प्रावधान नहीं था। साथ ही इस पर कानून बनाने के लिए राज्यों को बहुत सारी छूट दी गई थी, या यूं कहते हैं कि राज्यों की अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता कि वो पंचायतों की स्थापना किस रूप में करे या ना करे। इस कारण से बहुत सारे राज्यों ने पंचायतों की स्थापना की नहीं, और कहीं पर की तो उनके स्वरूप में बहुत ढिलाई थी, या यूं कहते हैं कि उनको सशक्त नहीं बनाया गया था। राज्य दर राज्य इनकी स्थापना में भी बहुत सारे भेदभाव हमें देखने को मिले, और इसी का अंततः परिणाम हमें देखने को मिला कि हमने प्रयासों के माध्यम से अंततः संवैधानिक दर्जा पंचायतों को दिया, और ये प्रावधान हमारा बहुत लंबे समय के बाद हमें दिखाई दे रहा है। वो 1993 में हम इस तरह की व्यवस्था को स्थापित कर पाए। तो इस बीच में क्या हुआ, अर्थात 1950 से लेकर के 1993 की जो कहानी है, अर्थात कानूनी रूप से पंचायतों की स्थापना की शुरुआत से लेकर के अंततः संवैधानिक दर्जा जब तक हमने पंचायतों को दिया, इस बीच में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया। उन सब समितियों की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कहां पर इसकी शुरुआत हुई, किस रूप में पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो 1951 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनकी शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1952 को होती है। ये सवाल हमसे पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई। तो 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत होती है। 2 अक्टूबर तो हमें पता है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है, और 1952 का हमें ईयर याद रखना होगा। सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर किसके सहयोग से इसे शुरू किया गया था। तो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। देश के 55 विकास खंडों में सीडीपी अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया जाता है। ये जो सीडीपी या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य इसमें बताया गया कि देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना तथा जनता की, जो आम जनता है, उसकी भागीदारी को सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करना, अर्थात जनता को सरकार के कार्यों में धीरे धीरे इन्वॉल्व करना तथा देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना, यह सीडीपी का उद्देश्य था। सीडीपी में यह स्थापित किया गया या प्रावधान किया गया कि ब्लॉक स्तर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको इस सीडीपी के माध्यम से भागीदार बनना है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना है, वहां जाकर के वहां की समस्याओं का अध्ययन करना है और उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी थे, उन सरकारी कर्मचारियों को अधिकार दिए गए। साथ ही जो जनता थी जिसके लिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया था, उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी कमजोरी या यूं कह दें कि कमी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सबसे पहला जो प्रोग्राम चलाया गया, उस प्रोग्राम का नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, अर्थात ग्रामीण स्तर पर जो भी आधारभूत संरचनाओं की कमी हमें दिखाई दे रही है, उन आधारभूत
संरचनाओं की कमी को दूर करना तथा ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके समाधान की व्यवस्था करना। केंद्र स्तर पर इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, SKDA को इसका मंत्री बनाया गया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो CDP है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनमें आम जनता को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। जब आम जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला तो आम जनता इन कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाई, या यूं कह दें कि आम जनता की सहभागिता इन कार्यक्रमों में नहीं रही। इस कारण से अंततः CDP और NES अर्थात नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो थी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दोनों के दोनों असफल हो गए, दोनों के दोनों फेल हो गए। जब राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर फेल हो गए तो इसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई और यहीं से पंचायती राज संस्थाओं के विकास के संबंध में कई समितियों की एक श्रृंखला हमारे सामने निकल करके आएगी। इस श्रृंखला में हम बलवंत राय मेहता कमेटी से शुरुआत करेंगे और PK थुंगन समिति पर इसकी समाप्ति होगी। सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे, इनकी समीक्षा करने के लिए समिति बनाई जाती है। 1957 में इसका निर्माण होता है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में यह समिति बनाई जाती है और इस समिति का नाम रखा जाता है ग्रामोद्धार समिति। क्या नाम था? ग्रामोद्धार समिति। तो ग्रामोद्धार समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनती है। क्यों बनती है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलता की समीक्षा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अब ये जो समिति बनी, इस समिति ने क्या किया? तो अपनी समीक्षा की और समीक्षा के बाद बहुत सारी सिफारिशें समिति के द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई। इस सिफारिश में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। इन्होंने ये कहा कि अगर ग्रामीण स्तर पर हमें विकास को उतारना है, यूं कह दें कि ग्रामीण स्तर पर हमें विकास करना है, आर्थिक और सामाजिक उन्नति हमें लानी है, तो हमें 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना करनी होगी। सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की बात इन्होंने कही, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की बात कही, साथ ही जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की बात बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, इसके बाद आती है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है, इसमें जो सदस्य होंगे और जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर निर्वाचन पद्धति के माध्यम से पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव की सिफारिश समिति के द्वारा की जाती है। साथ ही इन्होंने कहा कि पंचायतों में SC ST के 2 सदस्य और 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसका मतलब SC ST और महिला वर्गों को एक तरह के आरक्षण की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के साथ ही की जाती है और जो अंततः संवैधानिक दर्जा पा करके इनको हमने आरक्षण व्यवस्था पंचायतों में शामिल कर लिया, पंचायतों में इनको आरक्षण दे दिया। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कहां से होती है? बलवंत राय मेहता समिति के साथ ही होती है। फिर इस समिति ने सुझाव दिया कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसकी शुरुआत कहां पर होना चाहिए? पंचायत समिति के स्तर पर होना चाहिए। अर्थात मध्य स्तर की जो पंचायत थी, पंचायत समिति जिसे ब्लॉक स्तर पर बनाया जाना था, वहां से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा इनकी जो समिति की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा जाता है। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात NDC के द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और स्वीकार करते से ही राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा राज्यों से अपील की जाती है कि वो अपने अपने राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज की स्थापना के लिए कानूनों का निर्माण करें। क्लियर है? क्योंकि याद रखना दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो पंचायत विषय है ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय होने के कारण इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? राज्य को है। इसलिए केंद्र तो कानून बना नहीं सकता, लेकिन केंद्र की ये जो समिति थी, समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय विकास परिषद में चर्चा हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद में तात्कालिक समय में सभी लोग मौजूद थे, अर्थात केंद्र की सरकार, अर्थात प्रधानमंत्री और इनके मंत्री परिषद के सारे सदस्य, साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे।
इसलिए जब राष्ट्रीय विकास परिषद में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने सभी राज्यों से आह्वान किया कि वो अपने अपने राज्य में पंचायतों की स्थापना करने के संबंध में कानूनों का निर्माण करे। और फिर यहां से एक शुरुआत होती है। इस शुरुआत में सबसे पहला कदम राजस्थान राज्य के द्वारा उठाया जाता है और राजस्थान के द्वारा 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अधिनियम पारित कर दिया जाता है, जिसे अंततः 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया जाता है। राजस्थान के नागौर जिले में तात्कालिक प्रधानमंत्री के द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है, जिसे आज भी हम सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन में या जहां कहीं भी पंचायतों की बात होती है वहां पर इसको पढ़ते हैं कि भारत में पंचायतों की शुरुआत कहां से हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई। किसने शुरुआत की, तो तात्कालिक प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन इसके संबंध में कानून कब बना, कानून बना हमारा 2 सितंबर 1959 को, अर्थात 1 महीने पहले राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है। आगे हम देखें, जब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब अलग अलग राज्य ने इसके संबंध में कानून बनाए तो इन कानूनों में बहुत सारी विसंगतियां थी। अलग अलग कानून बनाए स्वाभाविक रूप से हर राज्य ने। फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो एक तालमेल सही बना रहा। किंतु धीरे धीरे जब अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार कम होना शुरू होती है और केंद्र स्तर पे भी अंततः 1977 में चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार बाहर हो जाती है या कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो 1977 में फिर से एक नई समिति पंचायतों के रिफॉर्म के लिए बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है अशोक मेहता समिति। तो सबसे पहली बलवंत राय मेहता समिति थी, दूसरी है हमारी अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन हुआ। अगस्त 1978 में समिति अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट में इसने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा हमें सुझाया है वो गलत है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, द्विस्तरीय ढांचे की व्यवस्था होना चाहिए। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो अशोक मेहता ने। क्लियर है, ये सवाल कई दफा पूछा गया है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है। आगे हम देखें, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत जिला परिषद के स्तर पर होना चाहिए या जिला स्तर पर होना चाहिए, जबकि बलवंत राय मेहता कहते हैं कि जो मध्यवर्ती पंचायत थी, जो ब्लॉक स्तर पर बनाई गई पंचायत समिति थी, वहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जबकि अशोक मेहता कहते हैं कि जिला स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्होंने कहा पहले स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। पहले स्तर पर क्या होना चाहिए, मंडल पंचायत, अर्थात ग्राम पंचायत का जो स्तर था उस स्तर को इन्होंने समाप्त करने की बात कही और कहा कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर के एक मंडल बनाया जाए और फिर मंडल के बाद में दूसरे स्थान पर जिला परिषद होना चाहिए। तो केवल 2 ही स्तरों का सुझाव अशोक मेहता के द्वारा दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए, साथ ही ग्राम स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए और इसके स्थान पर मंडल पंचायत और जिला परिषद का गठन होना चाहिए। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। विकास योजनाओं को जिला परिषद के स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए तथा मंडल स्तर पर इनको लागू किया जाना चाहिए और पंचायतों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए, अर्थात राजनीतिक दलों को इनमें पंचायतों में चुनाव जो होंगे उनमें हिस्सेदार होना होगा। ऐसा सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया। फिर साथ ही इन्होंने बोला कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, केवल कानूनों के माध्यम से इसे लागू नहीं करना चाहिए। संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इसका एकल ढांचा निर्मित होगा और राज्यों की सरकारों ने जो अलग अलग कानून बना के रखे हैं पंचायतों के संबंध में वो समाप्त हो जाएंगे और एक जैसा ढांचा, एक जैसा स्वरूप, एक जैसी प्रकृति की सारी पंचायती राज संस्थाएं हमें देश में दिखाई देंगी। इसलिए संवैधानिक मान्यता देना चाहिए, ऐसा सुझाव अशोक मेहता के द्वारा दिया गया। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसी बात भी अशोक मेहता के द्वारा कही गई। फिर पंचायतों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सोशल ऑडिटिंग अर्थात सामाजिक अंकेक्षण की बात इन्होंने कही। किंतु दोस्तों याद रखना,
1977 में यह समिति बनती है। इस समिति का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, उसके पहले ही जिस सरकार ने इसका निर्माण किया था, जिस सरकार ने इसका गठन किया था, अर्थात जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। इस कारण से अशोक मेहता समिति की सिफारिशों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसे ना तो राष्ट्रीय स्तर पर ना ही राज्य स्तर पर इसे लागू करा जाता है या करवाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस सरकार ने इस समिति का गठन किया था वह सरकार ही समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उसके आधार पर राज्यों में पंचायतें बनी रही। यह पंचायतों का ढांचा हमारा पूर्ववर्ती बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही बना रहा। अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू नहीं हुई। इसके बाद में अगली समिति बनती है मार्च 1985 में, जीवीके राव समिति, ठीक है। राजीव गांधी सरकार के द्वारा जीवीके राव समिति का गठन किया जाता है योजना आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। इस समिति का नाम क्या था? तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश देने के लिए समिति। यह समिति क्या कहती है? तो यह कहती है 4 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था होना चाहिए। इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा हो, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, जिला स्तर पर जिला पंचायत हो तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद भी होना चाहिए। अर्थात जीवीके राव समिति के द्वारा एक चतुर्थ स्तर राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की सिफारिश की गई। फिर आगे देखें हम, जीवीके राव समिति को सामान्यतः कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ड समिति के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवीके राव समिति को जाना जाता है। इस समिति ने कहा कि जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही जिला स्तर की जो परिषद है वहां पर एक आयुक्त का पद सृजित किया जाना चाहिए, जिसे जिला विकास आयुक्त अर्थात डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कहा जाना चाहिए। तो नए पद को सृजित करने की सिफारिश भी जीवीके राव समिति के द्वारा कही गई। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश इस समिति के द्वारा की गई, लेकिन अंततः जीवीके राव समिति की सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया और अगले ही वर्ष अर्थात 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में एक नई समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशें आती है और यह समिति कहती है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पंचायतों को दलगत राजनीति से अलग करना चाहिए, अर्थात यहाँ पर राजनीतिक दलों को कोई भागीदारी नहीं होना चाहिए, ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की स्थापना होना चाहिए, साथ ही पंचायती राज से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना होना चाहिए, अर्थात सामान्य न्यायपालिका से इतर एक नई व्यवस्था स्थापित होना चाहिए जहां पर पंचायतों से संबंधित विवादों का सुलझाटा किया जा सके, उनको सुलझाया जा सके। इसमें कहा गया कि राज्य स्तर पर एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए जो पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देगा, साथ ही पंचायतों को करारोपण का अधिकार भी देना चाहिए। अर्थात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति मूलतः पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की सिफारिशें देती है। फिर आता है 1988 में पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था, अर्थात लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिशों पर इसे विचार करने के लिए गठित किया गया था। इस समिति ने जिला परिषद को विकास कार्यों और योजना निर्माण के लिए प्रमुख संस्था के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। अर्थात जिस तरह से लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था, या लक्ष्मीमल या एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश थी कि जिला स्तर की जो परिषद है उसको मजबूत बनाना चाहिए, वैसी ही बात यहाँ पर पीके थुंगन समिति के द्वारा कही जाती है। इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक पद होना चाहिए जिसे जिला परिषद का सीईओ कहा जाएगा, किंतु ये पद अलग व्यक्ति को ना देते हुए कलेक्टर को ही देना चाहिए, जबकि एलएम सिंघवी समिति ने एक नए पद को सृजित करने की बात कही थी। इन्होंने कहा कि जिला परिषद का एक सीईओ बनाया जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन वो कौन हो? जिले का कलेक्टर ही हो। साथ ही ये जो पंचायतें हैं इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें पीके थुंगन समिति ने कही। पीके थुंगन समिति की सिफारिशों के बाद 1989 में 64वां संविधान संशोधन लाया जाता है।
64वां संविधान संशोधन लोकसभा से तो पारित हो जाता है, किंतु राज्यसभा इसे अस्वीकार कर देती है। इस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार के समय होता है, किंतु ये अंततः सफल नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्या यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास था? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि 1989 में ऐसा पहला प्रयास 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से हो चुका था। जब यह असफल हुआ प्रयास तो बाद में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके नेतृत्व में 73वां संविधान संशोधन संसद के अंदर लाया जाता है। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है। बेसिकली एक जो भाग 9 था ये पहले से था, लेकिन इसे पुनर्जीवित कर दिया जाता है। 16 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं जो 243 से 243 ओ तक स्थापित होते हैं, तथा एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है जिसे 11वीं अनुसूची कहा जाता है। इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय रखे गए जिन विषयों पर पंचायतों को विधि तथा नियम बनाने का अधिकार दिया जाता है। इस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है और 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में मनाना शुरू करते हैं। जब ये संशोधन हुआ अर्थात संविधान में हमने एक प्रावधान किया, भाग 9 जोड़ा, अनुच्छेद 243 से 243 तक अनुच्छेद बनाए, 11वीं अनुसूची जोड़ी, अर्थात पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जे के आधार पर हमने डिजाइन कर दिया, इनको संवैधानिक दर्जा हमने दे दिया। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाने वाले राज्य का नाम क्या है? तो वह राज्य का गौरव प्राप्त होता है हमारे मध्य प्रदेश को। अर्थात संशोधन के बाद सबसे पहले अनुपालन किसने किया? मध्य प्रदेश ने। और पहली बार पंचायतों की शुरुआत कहां हुई? तो राजस्थान में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो राजस्थान में पहली बार पंचायतों की शुरुआत होती है, जबकि संवैधानिक आधार पर जब पंचायतों को दर्जा दिया गया तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। फिर इसके साथ ही पंचायतों के नियमित चुनाव होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण इसमें प्रदान कर दिया जाता है। साथ ही राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग जैसे नई संस्थाओं या नई संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना हमें दिखाई देती है। तो ये था हमारा 1950 या 1951 से फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से शुरू हुए हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो श्रृंखला होती है, जिसे हम पंचायती राज की शुरुआत कहते हैं, और अंततः ये 1993 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद समाप्त होती है। जब ये 73वां संविधान संशोधन हमने देखा तो इसके माध्यम से हमने 16 अनुच्छेद जोड़े, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है वो सारे प्रावधान हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के संबंध में पंचायतों के लिए कौन सा कानून बनाया गया है, अर्थात मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने जो समितियों की चर्चा की है, इन समितियों को आपको अच्छे से पढ़ना है। किस समिति की कौन सी सिफारिश थी, इन सिफारिशों को पढ़ना है, क्योंकि सवाल आपसे कई दफा पूछे गए हैं, भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। हम कल अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक अर्थात भाग 9 में स्थापित किए गए सारे अनुच्छेदों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, इसका शॉर्ट नोट बनाएं, जो अवेलेबल सोर्सेस आपके पास है उस सोर्सेस से पढ़ने का प्रयास अपना जारी रखें। जल्द हमारी पटवारी की एग्जाम भी आने वाली है, उस एग्जाम में यहाँ से बहुत सीधे सीधे और सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप एक एक पॉइंट पे जो मैं आपको क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझते चलें। यदि मान लो आपको वीडियो बहुत तेज लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि आपको चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रोक करके थोड़ा नोट्स जो आपके पास है उसको देखें, फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। इस तरह से समझ कर हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहे और चीज़ों को नोट डाउन करते रहे, ताकि हमारी एग्जाम में हमारे सारे क्वेश्चन हमारी रेंज के अंदर ही रहें। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हम कल मिलते हैं, धन्यवाद।